पैसा और शराब के बल पर चुनाव? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये बीजेपी जब से आई है तब से होने लगा। 2014 से ये शुरू हुआ है। ये देखिए मेरे कुर्ते में भी ये छेद है। एक बार राहुल गांधी जी ने भी दिखाया था ऐसे ही, उन्होंने भी कहा था मेरे भी कुर्ते में छेद है। और अभी रविंदर दाग कोई नहीं है, छेद हो सकता है मेरे कपड़ों में, लेकिन दाग कोई नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार के केसेस में जब वो बीजेपी में जाता है आजकल की, आज की बीजेपी में, तो वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। थोड़ा सा इनको वक्त और दिया जाना चाहिए कि शुरू में आप किसी सरकार की घेराबंदी करने और उसका क्रिटिसिज्म शुरू करने, वो भी ठीक नहीं होगा। ये मैं ही कह सकता हूँ एज ए मिनिस्टर तो बहुत हुए हैं, लेकिन मेरे दिए मैंने कोई 11,000 के करीब स्कूल खोले। धोखा है आज की सियासत, यही है क्या इसी को आज की सियासत कह रहे हैं? बदल चुकी है सियासत आपको लगता है? पर खुलकर आरोप लगाते हैं केंद्र में स्ट्रॉन्ग सरकार है, बीजेपी पावरफुल पार्टी है, डर नहीं लगता आपको कभी? डरते वो हैं जिन्होंने चोरी की हो। क्या करना है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई एम द गवर्नमेंट नॉट यू। और मैंने पक्के करके दिखाया और हिंदुस्तान में एक मिसाल दी है। मैंने अपने आप को अर्पण किया है लोगों के लिए। अच्छा, आई हैव टू फाइट फॉर द पीपल। हर जी करीबन 2 साल बाद हमारी बात हो रही है। जब आपने आम आदमी पार्टी नई छोड़ी थी तो आपका एक इंटरव्यू मैंने किया था। तो 2 साल में बातचीत तो बहुत बार हुई, मुलाकात भी बहुत बार हुई, इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। तो हमने सोचा कि आज आपके साथ क्यों ना एक थोड़ा सा टाइम बिताया जाए, आपसे बात की जाए। बीच में आपने चुनाव भी लड़ा विधानसभा का। तो हर जी क्या चल रहा है अभी फिलहाल पॉलिटिकल लाइफ में? इस समय क्या चल रहा है पॉलिटिकल लाइफ में? बस लगे जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बेसिक हमारा यही है कि लोगों का कुछ बने, लोगों के मसाइल जो हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यादातर बाहर से, तो उनको पता नहीं, इलाके की जानकारी नहीं है, लोगों की समस्याएं क्या है उनकी जानकारी नहीं है। तो वो भी अपना टाइम जो है वो निकाल रहे हैं कि चंद सालों के बाद उनको भी वापस वहां जाना है। तो एक जो लोगों के साथ एक कमिटमेंट एक लोकल ऑफिसर की या लोकल रिप्रेजेंटेटिव की होती है, वो कमिटमेंट नहीं है। लगता था कि जब अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, इलेक्शन, सरकार बनती है तो शायद कुछ चीजें बेटर होंगी, मगर सरकार आपको लगता है विजिबल है ग्राउंड पे? उमर अब्दुल्ला सरकार तो बन गई, 6 महीने हो भी गए, विजिबल है लोगों में अभी भी, या वही है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे जैसे आप कह रहे हैं? तो लोगों के साथ ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं इनका कोई नहीं, हम ये कहेंगे कभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ भी इस वक्त कमेंट करना, पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सा इनको वक्त और दिया जाना चाहिए कि शुरू में हम किसी सरकार की घेराबंदी कर दें और उसका क्रिटिसिज्म शुरू कर दें, वो भी ठीक नहीं होगा। लेट्स गिव देम सम टाइम टू ब्रीथ एंड टू सेट थिंग्स राइट। वो बड़ा एक जरूरी है। और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये 6-8 महीने जब हो जाते हैं तो कहाँ तक पहुंचते हैं, क्या होता है। हर जी आप अभी नगरोटा से तैयारी कर रहे हैं कि नगरोटा बाई इलेक्शन होगी, तो बहुत बढ़ चढ़कर मैं नगरोटा भी 1-2 बार गया कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो देखा आपके बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। आप खुद भी तकरीबन मुझे लगता है रोज ही लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। रामनगर से चिनैनी होते हुए नगरोटा आना, ये सफर, देखिए ये तो स्टेट जम्मू कश्मीर की बात है ना, पूरे यूनियन टेरिटरी में हमारी एक्टिविटी पहले से ही चलती रही है जी। हमारी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है और कोई ऐसा इलाका नहीं है जो हमसे अछूता रह गया हो जहां हम पहुंचे ना हो। हर जगह हम पहुंचे हैं। मिनिस्टर के दौरान मैंने जो काम किए हैं उसका इम्पैक्ट आपको पूरी स्टेट में नजर आएगा और उसके चर्चा भी पूरे जम्मू कश्मीर में हुई, हिंदुस्तान में भी हुई। मुझे उसके लिए अवार्ड भी दिए गए, जम्मू कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी दिए गए। तो जहां भी हम जाते हैं, किसी भी कोने में हम चले जाए, तो हमारे दिए हुए स्कूल हैं, हमारे लगाए हुए टीचर्स वहां मिलेंगे आपको। कोई गांव जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं है जहां हमारी दी हुई कोई ना कोई चीज ना हो। ये मैं ही कह सकता हूँ एज ए मिनिस्टर तो बहुत हुए हैं, लेकिन मेरे दिए मैंने कोई 11,000 के करीब स्कूल खोले, जो एक रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड है। और हर गांव को दिए हैं। रियासत में
एक एक गांव जो है उसको हमने टच किया, वहां स्कूल दिए और वहां के लोकल नौजवानों को हमने रोजगार दिया है। तो ये सबको पता है। और जो टीचिंग कम्युनिटी है उसके जो बहुत पुराने लंबे मामले थे वो हमने हल किए। 21 सालों से टीचर्स प्रदर्शन कर रहे थे कि उनकी पे नॉर्मलीज दूर हो। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट 3 लाख से ज्यादा ये लोग हैं, उनकी पे नॉर्मली सबकी तनख्वाह में मैंने बढ़ाई, टीचर्स की बढ़ाई, मास्टर्स की बढ़ाई, लेक्चरर्स की बढ़ाई, और जो स्केल वो कहते थे उस स्केल से मैंने उनको ज्यादा दिया है। तो मेरे से कुछ ना कुछ लोगों को मिला है, ये मैं कह सकता हूं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो याद है लोगों को और उसकी भरपाई कहीं लोग करते हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, लोग भूलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मेमोरी जो है वो फेड भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन जो रीजनेबल लोग हैं वो तो याद रखते हैं इन बातों को। और फिर ग्राउंड के लेवल के ऊपर आपने जब डिलीवर किया हो कुछ चीजें ये साफ दिखती हैं। जमीन के ऊपर तो बनाए हुए स्कूल जब आपको सामने दिख रहे हैं और लोगों को पता है ये इनके दिए हुए स्कूल। हर जी, आप मुझे लगता है 30 साल से ज्यादा आपको सियासत में हो गए जी। 30 साल से भी ज्यादा लंबा करियर, जिसमें 3 साल आप मंत्री रहे। 3 साल 2002 से 2005 तक। 3 साल का छोटा सा एज ए मिनिस्टर आपका जो करियर है उसमें आपने जितना काम किया जो आप बता रहे हैं, आपको लगता है उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम हुआ या कुछ, किस तरह से आप देखिए? बाकियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे दुख जरूर है इस बात का कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कोलैप्स कर गया पूरे तरीके से। और हैरानगी की बात यह है कि जो स्कूल इतने हमने खोले थे, अभी असेंबली में ये खुलासा हुआ है, एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि 4300 स्कूलों को बंद कर दिया गया। अच्छा, ये कितने सालों में हुआ? ये पिछले कुछ सालों में कुछ सालों में हो गया। तो जब हमको ये पूछा गया तो ये कहते हैं मास्टर नहीं हमारे पास है। तो मास्टर किसको लगाने हैं? मास्टर भी आप ही को लगाने हैं। जो चुने हुए लोग हैं, जो सरकार है चुनी हुई, उन्होंने मास्टर लगाने चाहिए थे। इससे न केवल पुराने स्कूल चलते बल्कि एक रोजगार का साधन भी उन नौजवानों को मिलता जो अपनी डिग्रियां लेके आज बैठे हुए हैं और जिनको कहीं सोर्स एवेन्यू नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज भी जनरेट होते उससे और स्कूलों में टीचर भी मिलते, लेकिन आपने वो टीचर देने के बजाय स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अजीब बात है कि मास्टर नहीं है तो स्कूल ही बंद करते हैं। उन स्कूलों को हमने बिल्डिंग्स भी दी थी और टीचर्स दिए थे। और आपको याद होगा, आप तो बहुत पुराने दीपक पत्रकार हैं, तो आपको याद होगा कि हमने तो प्राइमरी स्कूलों में भी 3-3 लगाए थे। थर्ड टीचर स्कीम हमने शुरू की। रहबरे तालीम भी शायद आपके टाइम पे आया था और उसके बाद मैंने एसएसए के तहत 35,000 नौजवानों को यहाँ भर्ती किया और सब पक्के हैं आज की तारीख में। और ये हमारा फैसला था एक जम्मू कश्मीर में ही, मैंने कहा इन सबको मैंने पक्के करना है, वरना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कोई भी किसी भी स्टेट में आज तक पक्का नहीं हुआ टीचर जो एसएसए में लगे हैं। आज भी वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। हर जी, आज भी but I took that bold decision. I said I don't want to see those people तो इसका मतलब on the roads after 10 or 20 years. वो लोग जिनका आपने एजुकेशन विभाग में नौकरियां दिलवाई या नौकरियां लगाई, स्कूल बनवाए, फिर उन स्कूल में बच्चे पढ़े, वो आज जो उस समय बच्चे 5 साल के थे आज 20-25 साल के हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपके साथ, मिलते हैं आपको, जुड़े हुए। देखिए, कुछ लोग मैंने जैसे आपको कहा कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। आपके अपने भी बहुत भूल गए, आपको बहुत सारे लोगों को आपने सियासत में आगे लाया। आप हमेशा कहते हैं क्या कारण रहे अर्शी? आप एक परिवार के मुखिया थे। अगर हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें तो भीम सिंह जी के बाद आप ही मुखिया थे उस पार्टी के और आप चेयरमैन थे। बहुत होता है लोगों में। जरा खुल के इसकी बात करें कि क्या कारण है? क्या कारण? बहुत कभी बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं कि अब हमें जो है वो फर्श से आप न उठाया तो आप कहते हैं हमें अर्श पे और ज्यादा उठना है। नहीं, मगर आपके साथ उठते तो ज्यादा बेहतर था। इकट्ठा रहना, यूनिटी स्ट्रेंथ, वो हमेशा स्ट्रेंथ है। लेकिन वो कहाँ रहा है अब इस जमाने में। अगर हम ये किसी से कुछ एक्सपेक्ट करें कि वो साथ खड़ा रहेगा तो वो बहुत ही एक मुश्किल सी बात है, नामुमकिन सी बात है कि क्योंकि लोग जो हैं वो आजकल सियासत में
लोग इतना सेल्फिशनेस आ गई है, क्या बताऊं। हर चीज लोगों यार- के बारे में या प्रिंसिपल्स एक तरफ रह गए हैं। अब तो झूठ है, फ्रेब है, धोखा है, आज की सियासत यही है Opportunism क्या इसी को आज की सियासत कह रहे हैं? बदल चुकी है सियासत, आपको लगता है? मुझे लगता है कि काफी हद तक ये कितनी बदल बदली सियासत जब आपने शुरू की थी उससे आज तक? देखिए, जब हमने पहले शुरू की थी तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पहले इलेक्शन 90s में, हाँ 96 में मैंने 96 में इलेक्शन, आप जीते भी थे। उस वक्त मैं रामनगर में बहुत कम लोगों को जानता था, क्योंकि जम्मू में ही रहा हाँ, मैं ज्यादा, बिल्कुल। यही पढ़ाई मैंने की और बाहर ही रहा, तो वहां मैं बहुत कम लोगों को जानता था। लेकिन मैं वहां जब गया, मेरे एंसेस्ट्रल विलेज था बिल्कुल। रामनगर में, वहां जब मैं गया मैंने देखा लोगों की हालत बहुत खराब है। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारी एक इतिहास फैमिली का भी रहा है, मेरे फादर बहुत बड़े एक समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने जिंदगी में सिर्फ सेवा की है। और मुझे वो ये कहते हैं कि इंसान की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये मैंने उनसे सीखा। तो जब मैंने पढ़ाई पूरी की और वकालत शुरू की तो मैंने उन लोगों के लिए कानूनी रास्ता एक अपनाया। कोर्ट में मैंने रिट पिटिशंस की, कहीं स्कूल नहीं था तो स्कूल के लिए की, हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी वो उसको मिलिटेंसी बड़ी होती थी वहां, तो मैंने वो कोर्ट से रिट्स करके वहां फोर्सेस भिजवाई दूर दराज के इलाका जात में। तो लोगों को ये लगा यार इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये आदमी काम करने वाला है। और फिर मैं चला बहुत, लोगों से मिला बहुत। काम करने का जज्बा तो अपने अंदर है, शुरू से ही है, क्योंकि मैं हमेशा टॉपर ही रहा हूं अपने पढ़ाई में भी। मेहनत बहुत करता था मैं और आज भी करता हूं। तो लोगों को लगा, और इलेक्शन में भी बहुत मेहनत की, घर घर में गए लोगों के, तो लोगों को ये लगा यार ये आदमी जो है ये काम करने वाला है। जो पहली इलेक्शन लड़ी 1996 में रामनगर में, और जो लास्ट इलेक्शन लड़ी सितंबर 2024 में चिनैनी में, कितना फर्क था इन दोनों चुनावों? अब तो बहुत कमर्शियल हो गया सारा कुछ, व्यावसायिक हो गया है इलेक्शन। अब तो देखिए आप, शराब, पैसा और ब्राइबरी हर तरीके से खुल के चलता है, खुल के चलता है। अच्छा। जैसे आप दावे से कह सकते हैं ऐसा होता है, पैसा और शराब के बल पर चुनाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये बीजेपी जब से आई है तब से होने लगा, 2014 से ये शुरू हुआ है। बाकी पार्टियां नहीं करती? बाकी पार्टियों का मैंने कभी देखा नहीं, मेरा भी बहुत लंबा सियासी करियर है, लेकिन मैंने ये देखा 2014 से जिस तरीके से इलेक्शन को एक पैसे का खेल बना दिया गया, इसको कमर्शियल कर दिया गया, और जिस तरीके से खुलेआम आप बांट रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। कहते हैं ना, सैया बने थानेदार, अब डर काहे का। हर जी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लोग बांटते हैं। आप बीजेपी पर खुलकर आरोप लगाते हैं, केंद्र में स्ट्रांग सरकार है, बीजेपी पावरफुल पार्टी, डर नहीं लगता आपको कभी? डरते वो हैं जिन्होंने चोरी की हो। हर्षदेव का ये देखिए, मेरे कुर्ते में भी ये छेद है। एक बार राहुल गांधी जी ने भी दिखाया था ऐसे ही, उन्होंने भी कहा था मेरे भी कुर्ते में छेद है। और अभी रविंदर दाग कोई नहीं है, छेद हो सकता है मेरे अच्छा। कपड़ों में, लेकिन दाग कोई नहीं हो सकता है। मैंने ईमानदारी से काम किया है, बहुत कोशिश की इन लोगों ने कि कहीं ना कहीं कुछ निकले, लेकिन मेरा बीजेपी ने कभी अप्रोच किया है और साफ है। आपको अप्रोच किया कभी कि पार्टी ज्वाइन करिए? बड़ी बारी किया लोगों ने, अच्छा। शुरू में किया, लेकिन जब उनको लगा कि ये स्टैंड वाला आदमी है तो अब वो पीछे हट गए। और जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जायदादें बनाई हैं, सब भागे बीजेपी में। बीजेपी ने थोड़ा सा उनको थोड़ा सा चाबुक दिखाया ही, सिर्फ चलाया नहीं, सिर्फ दिखाया, और वो सीधे उनके कदमों में नतमस्तक हो गए। आज कोई लीडर नहीं है जो भाजपा के खिलाफ बोलने वाला हो। कौन कौन है, कितने हैं जो आप क्या बताऊं, आपको सब पता है। अब रहा कौन है हर्षदेव के बगैर जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगी? हर जी 30 साल का पॉलिटिकल करियर, 3 बार के विधायक, 1 बार मंत्री, और मुझे लगता है 4-5 बार बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड भी हमने भी बड़ी बार असेंबली में देखा। इतनी डिसेंट पर्सनैलिटी, गुस्सा क्यों आता है हर्षदेव जी को? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता है, जब कहीं जरूरत पड़ भी जाती है गुस्सा करने की। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती। टेढ़ी से निकल जाता है, फिर टेढ़ी से ही निकलता है घी। निकला है, आपने देखा होगा कि जब नहीं निकलता है सीधी सी तो थोड़ी सी करनी पड़ती है। एट टाइम्स यू हैव टू बी aggressive as well,
मतलब बड़ा जरूरी, जिंदा हो तो नजर आना बहुत ठंडा जो इंसान हो जाता है जब वो, तो उसको जो है उसका कोई रोल रहता ही नहीं है फिर, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं, इस गुस्से का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कभी, कि कभी आपने कुछ गुस्सा किया और उसका इम्पैक्ट हुआ हो? नहीं, जहां जरूरत हो वहां तो करना ही है, और गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ उनको समझाना है उस भाषा में है जो वो भाषा वो समझते हो। अभी रिसेंट एक मैं आपका वीडियो देख रहा था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, तो आपने फाइल पटक के मारी टेबल पे, तो आपने कहा कि कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं हुआ तो मैं जा रहा हूँ। वो क्या था? देखिए दीपक, ऐसा था कि कोई 30-35 के करीब कंप्लेंट्स की थी वहां चनैनी इलेक्शन। हाँ, चनैनी में जब इलेक्शन हुई तो वहां खुलेआम साड़ियां बांटी गई। अच्छा। एक कैंडिडेट द्वारा खुले सूट बांटे गए, बैग बांटे गए, टी शर्ट बांटी गई, शराब ट्रकों में भर के ले गई, और जब शिकायत करते थे तो कोई उसको लाइट, क्योंकि आपसे कहा ना जैसे कि जब बीजेपी की हुकूमत है तो जो मर्जी कर लो, कोई पूछेगा नहीं। तो जब कोई एक्शन ही नहीं करेगा तो थोड़ा सा डंडा तो चलाना पड़ेगा ना। जब आपने बार बार लिखने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं उस संदर्भ में की, तो हर्षदेव के पास पेन तो है नहीं है, लेकिन डांग तो है। नहीं, पेन तो है, आप तो एक LLM वकील है, नहीं, वो है ना, तो कलम वो है तो वहां असेंबली के लिए, अदरवाइज तो है मैं जेब में रखता हूँ और चलाता हूँ उसको। तो जब पेन से काम नहीं चल रहा है तो डंडा भी तो चलाना पड़ेगा ना। ये चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनके कानों में जो ही नहीं रहेंगी। उन्होंने, मैंने उसको कहा, इलेक्शन कमिश्नर आपने देखा होगा कि दरखास्त हम यहाँ देते हैं और 3 दिन के बाद वो पकौड़े वाला उस दरखास्त के ऊपर पकौड़े डाल के लोगों को दे रहा होता है, पकौड़ों की दुकान पे और चाय की दुकान पे। कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों? क्या? इस निजाम को सुधारने के लिए डंडा बहुत जरूरी है, और डंडा है भ्रष्ट लोगों के लिए, तो मोदी डंडा है बेईमानों के। मोदी जी और अमित शाह जी भी तो यही कर रहे हैं, डंडा चला तो रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए चला रहे हैं, उनको पावर चाहिए, वो उसके लिए चला रहे। हर्षदेव लोगों के लिए चलाता है। LG साहब ने भी डंडा चलाया कश्मीर में, काफी सुधारा कश्मीर को। आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं उसको? नहीं, पिछले पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं। अच्छा, लोगों के ऊपर डंडा नहीं चलाना है, लोगों को तो मरहम की जरूरत है। कश्मीर में भी लोगों को मरहम की जरूरत, कश्मीर में भी, कश्मीर और जम्मू की बात ही नहीं है, जहां जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको मरहम की जरूरत है। अब लोग कहते हैं महंगाई बहुत है और मोदी और शाह डंडा चलाएंगे तो बात थोड़े ना बनेगी। रोजगार नहीं है तो आप डंडा चलाएंगे लोगों के ऊपर। लोगों के ऊपर नहीं चलाना है डंडा, लोगों के ऊपर रोब नहीं झाड़ना है। रोब झाड़ो उन अधिकारियों के ऊपर जिनकी तोंद इतनी बड़ी बड़ी हो गई है और जो टैक्स पेयर का पैसा लूट रहे हैं। और असेंबली के बाद बंद कर गए। असेंबली अभी बजट सेशन के बाद भी आप 2 बार प्रोटेस्ट किया आपने असेंबली के बिल्कुल बाहर बैठ के, वो क्या कारण थे? देखिए, एक बार हमने ये कहा था कि जो चनैनी का MLA है उसने अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स, एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है वो असेंबली में कह दिया कि मेरी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट किसी को नहीं दिखानी है। अच्छा, एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ये है बीजेपी असली। क्यों? अब रंग दिखाने लगे ना ये नेता, तो पूछो ना क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं। अच्छा, वो ना मैं आपसे बात करनी थी कि यहाँ पर हमारे स्टूडियो में भी बलवंत मनकोटिया एक दिन आए थे, इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा था कि चनैनी में हर्षदेव जी ने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने बोला मैं नहीं चाहता था कि मैं चनैनी से इलेक्शन लड़ूं, पार्टी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, मेरी मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं हर्ष जी के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। तो क्या उनका ये कहना था, आप कैसे देखते हैं? क्यों लड़े? पार्टी ने जबरदस्ती, जबरदस्ती क्या होती है? गले में कोई लड़ाया, रस्सा बांधा था क्या? ये वजह यही है कि वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं तो बीजेपी ने बाहर निकालनी थी जो हम वहां मांग रहे थे, और जो आप बीजेपी के शेल्टर की वजह से आज हमें नहीं मिल रही हैं एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स। बीजेपी ने कहा लड़ो वरना जेल में जाओ। नहीं, आप बीजेपी के अगेंस्ट हैं
या आप बलवंत सिंह मनकोटिया के? उसके क्या, वो कहाँ, बेचारा तो दर्जी की दुकान पे काम करता था। अच्छा। मैंने उसको वहां से उठा के लाया और एमएलए बनाया। आपके कजन तो थे? हाँ, आपके कजन? हाँ। नहीं, वो तो पर एक चीज है, वो आपके, जब भी आपकी बात कभी मैंने उनसे की है ना, तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आज भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि घर के अंदर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आप क्या मानते हैं ऐसी वो चीजों तो आपने शायद देखा नहीं होगा किस तरीके से इलेक्शन में ये कहा कि ये मिलिटेंट है, आतंकवादी है। आपने अच्छा, देखा नहीं शायद? नहीं, वो सारी जो वीडियोस हैं वो तो कोर्ट में जमा हो चुकी है और केस चल रहा है उसके खिलाफ। आपको मिलिटेंट का है? क्यों कहा ये मिलिटेंट है, ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानियों के साथ इसके संबंध है। अच्छा। पता नहीं कहां से पैसा पाकिस्तान से आ रहा है, आतंकवादियों से आ रहा है, और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मुझे जोड़ा। 2 टेन्योर तो आपके साथ विधायक रहे, आपकी पार्टी में रहे, इकट्ठे रहे। वही हम कह रहे हैं, किस तरीके से कहा कि वो मिलिटेंटों के साथ इसका संबंध है, आतंकवादियों के साथ संबंध है। तो मैंने कहा भाई अगर मेरा संबंध है तो मैंने वो वीडियो जो है वो कोर्ट में जमा करा दिए हैं। मैंने कहा इसको कह दो यहाँ आके साबित करे, वरना जेल में जाए, क्योंकि इस किस्म का प्रोपोगंडा मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया है दीपक। मैंने सिर्फ रेपुटेशन कमाई है। I've earned goodwill amongst the people. That's my only accomplishment in life. और अगर मेरे किरदार के ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो उसको तो मैं बख्शूंगा नहीं। आपने खुलेआम लगाए, मैंने अभी अदालत में ही पेश किया है कि वहां आके एक मौका दे रहा हूं, अरे भाई आजा और साबित कर दे कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो ठीक है। तो अगर नहीं साबित कर पाया तो जेल में जा। अभी केस चल रहा है? केस चल रहा है। अच्छा, आपने चनैनी वाला भी आरोप लगाए थे कि काउंटिंग सही नहीं हुई, उसका केस भी है एक चल रहा है? हाँ, वो भी वो क्या मसला था, क्या लगता था आपको कि काउंटिंग में दिक्कत हुई है? नहीं, काउंटिंग में नहीं, उसमें मैंने यही कहा है कि करप्ट प्रैक्टिस जो हुई है, जिसमें शराब के ट्रक जो है वो पकड़े और फिर छोड़ दिए पुलिस वालों ने, किंग के ऊपर से प्रेशर था उनको, और वो फिर दोबारा उन लोगों में बांटे गए। और वो कहाँ गए हैं वो ट्रक जो शराब पकड़ी गई, क्योंकि उसके फोटो हमारे पास है। जो साड़ियां बांटी गई हैं लोगों को ब्राइब करने के लिए, उसके फोटोग्राफ हमारे पास हैं जिसमें फूल का निशान है, वो हमारे पास है। इसी तरीके से सूट बांटे गए, इसी तरह बैग बांटे गए जिसके ऊपर फूल का ठप्पा लगा है, टी शर्ट बांटी गई जिसके ऊपर फूल का निशान लगाया हुआ है। तो सब आपने सबमिट किया कोर्ट में? ये कोर्ट में सबमिट पेंडिंग है उसका? हाँ, उसका डिसीजन अभी पेंडिंग है। ऐसा क्या? और चनैनी में जितनी शराब बांटी गई, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बांटी गई हो। अच्छा। क्योंकि बीजेपी को पता अगर हर्षदेव कहीं असेंबली में पहुंच जाएगा तो हमारी खैर नहीं है, इन सब की पोल खुलेगी। बीजेपी डरती है आपसे? है आपको लगता है? सच्चाई से डरती, मेरी सच्चाई से डरती है, मेरी ईमानदारी से डरती है। और मुझे आप अलायंस पार्टनर थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इस बार प्री पोल अलायंस था आपका। सपोर्ट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? कोई नहीं आया वहां आए नहीं ये लोग, ये तो अकेले ही हमने वहां इलेक्शन लड़ी है। क्यों नहीं उन्होंने सपोर्ट किया? जब अलायंस थी तो सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियां कुछ रही होंगी। आप मिले उमर अब्दुल्ला को सीएम बनने के बाद कभी? हाँ, एक बार मिला हूं। क्या कहना है उनका आपको लेकर या आपकी पार्टी को लेकर कि आपके साथ आगे चलेंगे? नहीं, देखिए इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की। मैंने उनको मुबारकबाद दी थी कि आप चीफ मिनिस्टर बने हैं और बीजेपी को आपने हराया है, तो ये मैंने उनको जरूर मुबारकबाद दी अपने इलाके में। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से पैसे का और मशीनरी का दुरुपयोग कर रही थी, तो उसमें से निकल कर आप आए हो। नगरोटा में चुनाव लड़ने का फाइनल डिसीजन कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। तो पैंथर्स पार्टी की टिकट पे या इंडिपेंडेंट? बिल्कुल पैंथर्स पार्टी की लड़ेंगे। जब हमारे पास एक सिंबल है और हमारी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांग्रेस या एनसी सपोर्ट करेगी? आप कोई बातचीत चल रही है? कहा जा सकता है अभी कुछ नहीं, ये बातचीत चल रही है। बातचीत उनके साथ जरूर चर्चा हुई है एक आध बार, लेकिन इन पार्टियों को डिसीजन जो है वो दिल्ली से होना है या के जो सीनियर लीडरशिप है वो लेगी। हमने अपना फैसला लिया है। मुकाबला सीधे बीजेपी से है? अब देखते हैं कौन कौन मैदान में आता है, ये तो वक्त बताएगा। देवेंद्र सिंह राणा साहब मरहूम विधायक और नेता, आपके भी अच्छे दोस्त रहे हैं, उनके साथ ठीक संबंध थे आपके।
उनकी बेटी को शायद बीजेपी टिकट देगी वहां से। आपको लगता है कड़ा मुकाबला होगा? नहीं, मुझे लगता है कि अभी बच्ची हैं वो, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी और हम जल्दी है। सिखाएंगे उनको, ऐसी बात नहीं है। आने वाले वक्त में अगर वो लड़ना चाहेंगे तो लड़ाएंगे। अभी उनको इलेक्शन लड़नी नहीं चाहिए, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब छोटा है, बहुत जल्दबाजी। हाँ, इनएक्सपीरियंस्ड है, पता नहीं। ये बड़ा टेढ़ा खीर है, बहुत टेढ़ा काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। यहां जैसे मैंने आपको कहा, सीधी के बाद उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती, ये सबके बस की बात नहीं। 28 गए हैं बीजेपी के वहां, मैंने उनको कहा एक तो ढंग का बनाते। वो उमर साहब ने एक दिन कहा था यहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा होता और ये फुटबॉल खेलने आते हैं। कब क्या बात करनी है, क्या बोलना है, कौन सी ग्रांट के ऊपर क्या बोलना है, बिल का पेश होना है, रेजोल्यूशन का पेश होना, ये तो मालूम होना चाहिए ना, जानकारी थोड़ी इतनी तो रखो। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने ऑर्डर निकाला था एक कि हर स्टेट तमाम एमएलए की पहले क्लास लेगा। बिल्कुल, आपके बड़े नजदीकी संबंध थे मुफ्ती साहब से। नहीं, मेरे तो सबके साथ है। मेरा मुफ्ती साहब के साथ तो बहुत खास थे। मुफ्ती साहब वाज अ ग्रेट मैन, ही वाज ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, आई टेल यू। सियासत के बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे, मजे हुए खिलाड़ी, मजे हुए। महबूबा जी से और फिर उसके बाद पीडीपी आपने देखा बिखर गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा। महबूबा जी से भी हैं आपके संबंध अभी भी वैसे ही? कभी मुलाकात होती है, बातचीत मैं होती तो सबके साथ मेरी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में लोगों के साथ मेरी बड़ी अच्छी है। अच्छा, बातचीत करते हैं? हाँ हाँ, पर वो कहते होंगे कैमरा के सामने नहीं करते होंगे ना? नहीं, कैमरा के सामने अच्छा, मिलते हैं। लड़ाई आइडियोलॉजी की है। सबसे ज्यादा दोस्त किस पार्टी में आपके हर्षी? सबसे ज्यादा दोस्त किस पार्टी? हर पार्टी में। अच्छा, हर पार्टी में। अब इकट्ठे जब एमएलए रहे हैं लोगों के साथ, और दिल्ली में भी जब हम जाते हैं तो उनकी सीनियर लीडरशिप के साथ हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनके साथ हैं, पर्सनल लेवल के ऊपर सबके साथ है। सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, लड़ाई किस बात? आइडियोलॉजी की लड़ाई। मगर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को तकसीम जो करता हो, तकरीबन वो सोच जो है उस सोच के खिलाफ है। जात के नाम पर जो सियासत करता है उसके खिलाफ है, जो लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। पैंथर पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी ऑलमोस्ट यही तो थी। आप भी तो पहले कहा करते थे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 370 अगर हटता है तो नहीं, हमने नहीं कहा 370। रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे। रीऑर्गेनाइजेशन, ये रीऑर्गेनाइजेशन तो हुआ है जम्मू कश्मीर का? कहाँ हुआ? आपने तो स्टेट की धज्जियां उड़ा दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए और सारे अधिकार यहाँ के लोगों के छीन लिए। पर लोग खुश हैं, देखो लोग फिर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कैसे दे रहे हैं वो। एक तो डराया जाता है लोगों को, धमकाया जाता है लोगों को। डर एक बहुत बड़ा फैक्टर। आम आदमी भी डरता है, और आम आदमी को डराया जाता है। आम आदमी को डराकर वोट लिए जा रहे हैं, वरना बीजेपी की है क्या उपलब्धि, क्या है मुझे बताइए। और उसके बाद फिर वही करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, पैसा है, शराब है, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं ये लोग जीतने के। कब तक चलेगा फिर ये? अगर आपको लगता है ये गलत है, ये कब तक? मुझे लगता है जनता अब जागरूक होनी चाहिए। आने वाले वक्त में थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन बीजेपी को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। ये बात आपको मैं यकीन के साथ। कुछ लोग गलत है या पार्टी गलत है? देखो, लोगों से ही तो पार्टी है ना। जब लोग ज्यादा गलत आ जाते हैं तो पार्टी की विचारधारा बदल जाती है। लोग पार्टी की आइडियोलॉजी को वो हाईजैक करते हैं और उसके ऊपर चलाते हैं। बीजेपी में अच्छे अच्छे लोग रहे, यहाँ पहले प्रधानमंत्री जो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी साहब, एल.के. अडवाणी साहब, कुछ असूल थे उनके, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन अब तो रहा ही कुछ। अडवाणी जी ने तो एक बार किसी डायरी में हवाला की डायरी में उनका नाम किसी ने लिखा था, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और यहां कितने मर्जी इल्जाम लग जाएं, उतना ज्यादा लीडर बड़ा बन जाता है। जितने इल्जाम होंगे उतना बड़ा लीडर होगा। और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस भी हैं, भ्रष्टाचार के केसेस में, जब वो बीजेपी में जाता है, आज की बीजेपी में, तो वो दूध का धुला हुआ हो जाता है।
वो समझो उसका गंगा स्नान हो गया और सारे गुनाह उसके माफ हो गए, सारे पाप धुल गए। पैंथर्स पार्टी का क्या फ्यूचर है अभी, क्या प्लान चल रहा है आगे? देखिए, मैं क्या और लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? मैं लोगों के फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ दीपक जी। नहीं, वही मतलब मैंने अपने आप को अर्पण किया है लोगों के लिए। अच्छा, I have to fight for the people. That's all. पैंथर्स पार्टी मुझे ये नहीं है कि मुझे बनाएगा कोई, ये बनाएगा वो बनाएगा, मुझे बनना होता तो मैं किस नहीं, देखो आप तो उस पार्टी में चले जाते जहां पैंथर्स खत्म की, आप आम आदमी पार्टी में गए, फिर आम आदमी पार्टी से बाहर आकर वापस पैंथर को आपने वो किया। अब पैंथर पार्टी को आगे लेके जाने के लिए क्या प्लान है? मतलब लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, आम लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा हमारा वोट शेयर जो है वो पिछले इलेक्शन में भी बढ़ा है और लोग ज्यादा कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे चुनाव लड़ा आपने अभी 2024? हमने ज्यादा नहीं लड़ा, हमने उधमपुर में लड़ा चुनाव, ज्यादा हमने उसमें नहीं किया, या एक रियासी में लड़ा थोड़ा सा। पंचायतों में और लोकल बॉडी चुनाव अगर आते हैं जल्दी तो उसमें भी पैंथर पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो हर चीज मतलब अब मकसद ये है कि कम से कम विधानसभा पहुंचना है आपको। मकसद ये है कि लोगों की आवाज को उठाना है और जिन लोगों ने लूटा है जम्मू कश्मीर को, उनको मैंने कटघरे में खड़ा करना है। 10-11 साल से आप देखेंगे इतने लूट मार कोर्ट के जरिए भी, विधानसभा के जरिए और टैक्स पेयर मनी का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, जिस तरीके से उसको साइफनिंग हुई है, और जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल एक एडमिनिस्ट्रेशन है। लोगों को चाहिए जो लोगों के लिए बात करे, जो अपनी तनख्वाह के लिए ना रो रहा हो असेंबली में बैठ के, एमएलए आज हो रहा है आप देख रहे हैं, अपनी तनख्वाह के लिए बात कर रहे हैं। लोगों के लिए बात करने वाला भी तो कोई चाहिए। वहां डेली वेजर को लाठियां पड़ रही थी बाहर, और अंदर असेंबली में एमएलए कह रहे थे हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, 5 लाख रुपया कह रहे हैं, कोई कहता है इतने लाख करो। इसलिए लोगों ने भेजा है। डेली वेजर का मसला भी तब से है जब आपकी सरकार थी, जब आप सरकार में थे, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। किसकी गलती मानते हैं? कई सरकारें आई, कहीं गई। नहीं, हमारी तो नहीं थी, मैं तो 2005 में बाहर आ गया नहीं, था। उस समय डेली वेजर आने शुरू हो गए थे। हाँ, अब उनको पक्का, जब मैंने जिसको पक्का करना था मैंने कर दिया। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने ऐसे देखिए, किसी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगे हुए लोग आज तक कहीं पक्के नहीं हुए। एसएसए थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, उसमें मैंने किया, किसी स्टेट ने पक्का नहीं किया अभी तक, बाकी 28 स्टेटों में पक्के नहीं हुए। और एमजी नरेगा भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, वो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 20-25 साल, उनको किसी ने पक्का नहीं, उनको यही सुनाते हैं। एनएचएम के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उनको पक्का नहीं किया। आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर हैं, इसी तरह एक भारत साक्षर मिशन चला है सेंटर, वो भी फिजल आउट हो गया। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ एसएसए के बाद कोई एक विल चाहिए। गलती किसकी मानते? किस सरकार की? हर सरकार ने इन्हें आगे 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 बढ़ाया फाइलों को। लैक ऑफ विल, और पता नहीं है कैसे करना है। 2 चीजें, एक विल चाहिए, एक पता चाहिए। बाकी स्टेटों को भी वही फंड था जो हमारी स्टेट को था एसएसए में, और मेरे कमीशन ने उस वक्त कहा था एसएसए वाले पक्के हो ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा वो भाई कैसे, तू कहां से पढ़ के आया है? मैंने कमिश्नर को पूछा, जो कोई नहीं पूछता है। मैंने कहा मैं कानून यहां से भी पढ़ा हूं और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी मैंने पढ़ा है, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। डोंट ट्राई टू टीच। विल हो तो कुछ भी किया जा सकता है, आपका साफ मानना है। हाँ। तो हर चीज मैंने कहा इनको मैंने पक्के करना है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई एम द गवर्नमेंट नॉट यू। और मैंने पक्के करके दिखाया, और हिंदुस्तान में एक मिसाल दी है मैंने, जो कोई स्टेट नहीं कर पाई है। पब्लिक के लिए लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक सांस है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मैं इसीलिए बना, मेरे बुजुर्गों को रामनगर के किले में जिंदा चिना गया था राजों के टाइम पे। हमको चिनौतर बोलते हैं। ये खून अभी गर्म है, ये ठंडा नहीं होगा। ये उन बुजुर्गों का खून है जो लड़ाई लड़ेगा हर जुल्म के खिलाफ। जहां जहां भी जुल्म होगा, ज्यादती होगी और गरीब के साथ गलत होगा, तो हर्षदेव खामोश नहीं बैठेगा। इस जुबान को कोई बंद नहीं कर सकता है।
हर जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है स्ट्रेट ड्राइव और आपने वाकई में बहुत अच्छी स्ट्रेट ड्राइव्स लगाई, ताबड़तोड़ खेले आप, और आप हमेशा ही ऐसे खेलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये लड़ाई जो पब्लिक के लिए आप कह रहे हैं ये जारी रहे और वाकई ही पब्लिक को इंसाफ मिले, और आप भी जो मुद्दे लेकर कोर्ट में गए हैं, जिन्हें आप सही में कह रहे हैं कि कंप्लेंट्स तो होती हैं मगर एक्शन नहीं होता, तो हम उम्मीद करते हैं एक्शन हो। और आपको बहुत शुभकामनाएं नगरोटा में जो आप चुनाव में उतर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे नेता आगे भी आते रहें और कम से कम खुलकर बात करते रहें। मगर एक पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूं कि कोशिश करा करिए कि थोड़ा गुस्सा कम हो क्योंकि सेहत भी ठीक रहती है और सियासत भी। सेहत मेरी बिल्कुल फिट है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमेशा आपसे मिलकर अच्छा लगता है, पर हमारे साथ आपकी हंसी निकलती है, तो इसका मतलब है कि आपका भी गुस्सा इंसान और सिचुएशन देख के होता है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।